तो उन्होंने रातों रात एक इंडस्ट्री बना दी जिहाद का, और वही नाइट जैसे ही खत्म हुआ अफगानिस्तान की लड़ाई तो सारा जिहाद हिंदुस्तान की तरफ आ गया। 1947 में पार्टीशन हुआ, वो इसलिए हुआ कि मजहब जो मजहब है वो संस्कृति पर भारी पड़ा। 71 पाकिस्तान का स्प्लिट हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि संस्कृति मजहब पर भारी पड़ा। आज पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में यह प्रॉब्लम है कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारा इतिहास का है। जब इतिहास की तरफ देखते हैं तो इतिहास उनको शर्मिंदा करता है, और जब भविष्य की तरफ देखते हैं तो उनको भविष्य अंधकार दिखता है। लेकिन साहब एक चीज मुझे आज तक समझ में नहीं, कोई इसका मुझे जवाब नहीं दे सका कि ये 1400 साल से इस्लाम चल रहा है, फिर भी इनको हिफाजत की जरूरत पड़ती है। वहां पर उन्होंने एक रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश यहां पे आए तो 2/3 ऑफ रूलर्स इन इंडिया वेर फ्रॉम द सो कॉल्ड ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। अब ये चीजें तो आपको पढ़ाई नहीं जाएंगी कभी। अब कुरान क्या कहती है? कुरान कहती है कि धरती चपटी है। आप कहिएगा तो आयत मैं आपको बता दूंगा। धरती चपटी है, पहाड़ जो है उसको वो चटाई की तरह उसको रोकने के लिए फॉर वेरी मेनी इयर्स जो चर्च था वो यूरोपियंस के कहता था कि समुद्र में ज्यादा दूर नहीं जाओ, नहीं तो गिर जाओगे। रूप है उसका, जो रीच है वो नहीं समझा। मैं फौज में था, जनरल साहब भी यहां बैठे हुए हैं। इस फिनोमिनन को समझने में हमने भी थोड़ी देरी की, वरना ये 370 कब का चला गया होता। हम बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो अच्छाई वाली बातें करते कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, इसलिए कश्मीर में प्रॉब्लम है, वहां यूथ जो है वो डिसअफेक्टेड है इसलिए प्रॉब्लम है, एजुकेशन नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन दो तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर किसी ने कहा कि डेवलपमेंट करो तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि शिक्षा, एजुकेशन इज नो गारंटी अगेंस्ट टेररिज्म। आप देखिए अब्दुल रहमान, वो डॉक्टर बेंगलुरु का, वो आईसीस ज्वाइन किया। आप तमाम इनके देख लो, आप जो ये कश्मीर में जितने जिहादी हैं, कोई जेएनयू में पढ़ा हुआ है, कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। वो जो ये वानी जो था, ये आपके जामिया मिलिया में ये पढ़ता था। तो ये कहना कि डेवलपमेंट और एजुकेशन इज अ गारंटी अगेंस्ट क्रिमिनलिटी और टेररिज्म, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं पुष्पेंद्र जी से मेरी बात होती है, मैं यही कहता हूं कि आप देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी सड़कें बना दी, सड़कें बनेंगी, लेकिन उस सड़कों पर विचारधारा कौन सी दौड़ेगी? सड़कें तो पूरी दुनिया में है। You have to decide what will be the ideology that will pass through those, those good roads. ये आपको तय करना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि डेवलपमेंट का कोई रोल नहीं। तो ये ग्लोबल जिहाद का हमने स्वरूप नहीं समझा। पाकिस्तान इसको सब जानता था, यूएसए जानता था। जब सोवियत यूनियन का हमला हुआ अफगानिस्तान में, तो उस समय वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ब्रेजनेस्की। उन्होंने जिमी कार्टर को बोला कि ये दीजिए, आपको मैंने वियतनाम दे दिया प्लेटर में, हमने प्रोवोक किया। वो अभी भी उनकी लिखी हुई कि हमने प्रोवोक किया था सोवियत यूनियन को। और क्या हुआ? उनको जिहाद के पोटेंशियल के बारे में मालूम था, तो उन्होंने रातों रात एक इंडस्ट्री बना दी जिहाद का, और वही नाइट जैसे ही खत्म हुआ अफगानिस्तान की लड़ाई तो सारा जिहाद हिंदुस्तान की तरफ आ गया।
वो आपके आसाम, वो बांग्लादेश में पहुंचा और फिर आसाम में भी पहुंचा, सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ ये। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप अगर लिंकेजेस देखें तो आसाम का कश्मीर से, कश्मीर का मुंबई से, मुंबई का दिल्ली से, दिल्ली का केरला से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो ये एक पैन इंडियन फिनोमिनन है। और ये आईना, ये पहली बार अगर दुनिया में ये आईना किसी ने दिखाया तो वो था आपके कोकराझार में। कोकराझार में पैन इस्लाम का ये आइडिया दिखाया। और देखिए, ये मैंने नॉर्थ ईस्ट में जिहादिज्म की बात की, और ऐसा नहीं है कि ये जो जिहाद, मजहब और संस्कृति, 1947 में पार्टीशन हुआ, वो इसलिए हुआ कि मजहब जो मजहब है वो संस्कृति पर भारी पड़ा। 71 पाकिस्तान का स्प्लिट हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि संस्कृति मजहब पर भारी पड़ा। लेकिन उसके बाद से मजहब जो है हमेशा संस्कृति के ऊपर भारी पड़ रहा है, और इसका असर ये है, और ये पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि देयर इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान। आज पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारा इतिहास क्या है। जब इतिहास की तरफ देखते हैं तो इतिहास उनको शर्मिंदा करता है, और जब भविष्य की तरफ देखते हैं तो उनको भविष्य अंधकार दिखता है। इसीलिए देयर इज अ फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ जिहादिज्म इन द एंटायर वर्ल्ड। ये आइडेंटिटी की क्राइसिस है। और आप एक सवाल अपने आप से पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक कश्मीरी मुसलमान अपने ही कश्मीरी भाई, एक भट्ट के खिलाफ इतना क्रूर कैसे हो सकता है, इतनी प्रताड़ना कैसे दे सकता है, उसको किस तरह से वहां से डिसलोकेट कर सकता है, किस तरह से एक कन्वर्टेड ब्राह्मण कश्मीर का वो अपने ही टीचर को रेप कर सकता है। मैं हिंदू एक्सोडस की बात कर रहा हूं। तो इसका कारण ये है कि जितनी आपकी विसिनिटी में होगा, आपका इतिहास, आपके पूर्वज जितने ही आपके विसिनिटी में होंगे, उतना ही आप चढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो आपको कांस्टेंट रिमाइंडर देता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ज्यादातर हमने देखा 71 एक वो था कि संस्कृति मजहब पर भारी पड़े, लेकिन अभी मजहब जो है वो संस्कृति पर भारी पड़ रहा है। मैं अपनी बातें शॉर्ट में बोलूंगा, था बाकी जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, क्योंकि इसके बाद पुष्पेंद्र जी को ने भी बोलना है, तो मैं छोटे छोटे उसमें मैं आपको ये करूंगा। तो देखिए, ये आपको मालूम है कि समस्या क्या है, और इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। आज जब हमको आजादी मिली थी तो अंग्रेजों का थ्रेट परसेप्शन कुछ और था। उस समय टिबेट नहीं था, टिबेट एक बफर स्टेट था। सडनली आपको एक 3440 किलोमीटर का आपके फ्रंटियर बन गया, एक क्रिएट हो गया टिबेट के साथ। उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3000 किलोमीटर, वेस्ट पाकिस्तान के साथ 4100 किलोमीटर करीब बांग्लादेश के साथ। तो है क्या कि ये पांच स्टेट हैं जो कि जिस पर बांग्लादेश इंपैक्ट करता है। त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, ठीक है ना। अब 2000 किलोमीटर जो है 2200 किलोमीटर वो बंगाल के साथ है। आपके साथ कोई आई थिंक इट इज 238 किलोमीटर और समथिंग। जब तक ये पांचों कड़ियां एक नहीं होंगी और मजबूत नहीं होंगी,
ये जिहादिज्म जो ईस्ट से है उसकी समस्या कभी खत्म नहीं होगी। और वेस्ट बंगाल जिसके साथ 2000 किलोमीटर 2200 किलोमीटर का ये है, आपने रवैया देखा उनका। ज्योति बासु को जब कहा गया कि वहां से इतनी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो उन्होंने मालूम है क्या कहा था कि मैं इंडिया के प्रोलिटेरिएट और बांग्लादेश के प्रोलिटेरिएट के बीच में मैं कोई डिफरेंस में नहीं देखता। और आपके आसाम में ये पहली बार कोई थोड़ी है। ये समस्या जो आप देख रहे हैं, ये अगर आप मुझसे पूछें तो अगर हिंदुस्तान के इतिहास में अगर कोई सबसे जेन्युइन एजिटेशन था, वो था वो असम एजिटेशन, सबसे जेन्युइन। 1950 में पार्लियामेंट में, उस समय कांग्रेस में भी कुछ देशभक्त लोग होते थे, 1950 में इमिग्रेशन एक्ट उस समय वो किया गया था, इमिग्रेशन एक्सपल्शन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1950 में। और उस समय कहा गया था, पार्लियामेंट में ये बहस हुई, कहा गया कि आज आसाम से इतनी ईस्ट पाकिस्तान से इतनी भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं कि वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून की व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था है, वो बिल्कुल चरमरा चुकी है। उसके बाद मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा। 71 to 91, 77% इंक्रीज इन मुस्लिम पॉपुलेशन एंड 44% इंक्रीज इन हिंदू पॉपुलेशन। 1998 में जब जनरल सिन्हा यहां पे गवर्नर थे, तो उन्होंने ये कहा था कि कोई ऐसे 3-4 स्टेट हैं विच हैव ऑलरेडी बिकम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, जिसमें आपका ये गोपालगंज, ये बारपेटा, ये सारे इलाके हैं। कोई 10 डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने ये किया था, नौगांव, करीमगंज, ये सारे इलाके उन्होंने बताए थे। और उन्होंने कहा था कि अगर ये जारी रहा तो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को ये अलग कर देगा। तो उसकी बात वही शर्जील इमाम आज बोल रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस पर मत जाएं कृपया, कि आज शेख हसीना है, बहुत मधुर संबंध है, बहुत मतलब एक तरह का बड़े वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक, ये डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स के साथ साथ जियो पॉलिटिक्स भी बदलता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स। इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान 1944 में उन्होंने एक सादिक नाम के आदमी के साथ एक उन्होंने बुकलेट लिखा था, डेमोग्राफी, इकोनॉमी एंड समथिंग ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। और उसमें उन्होंने कहा था कि हमको आसाम चाहिए, आसाम के बिना ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अनटेनेबल है, हमको आसाम के जंगल चाहिए, हमको आसाम का तेल चाहिए, हमको आसाम का मिनरल्स चाहिए। वो भी पाकिस्तान के बहुत बड़े वोटर थे। तो ये कब बदल जाएगा, ये मिजाज कब बदल जाएगा बांग्लादेश का, ये कोई नहीं जानता है। और उन्हीं के ये बुकलेट के ऊपर में भुट्टो ने एक किताब लिखी थी, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने उस साफ कहा था कि केवल अनरिजॉल्व मामला केवल कश्मीर का नहीं है, आसाम का भी है। लेकिन अब देखिए ऊपर वाले का क्या डिजाइन होता है कि दोनों किस तरह से मारे गए। तो जो भी आसाम के ऊपर बुरी नजर दिखाएगा ना, उसका यही अंत होगा। Whether you call it coincidence or God's way of dealing with things, I don't know. लेकिन ये इससे प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे कि आज जो हो रहा है वहां पे, आज मधुर संबंध है, अच्छे हैं। कल कोई खालिदा जिया वाली पार्टी आजकल तो
हाँ, इसी के साथ आजकल एक और ऑर्गेनाइजेशन आ गई है वहां पर, हिफाजत इस्लाम। तो अभी जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है बांग्लादेश की, उसने बड़ा यूज किया ये हिफाजत इस्लाम को जमायत इस्लामी के खिलाफ। और आपको याद होगा 71 की लड़ाई में जमायत इस्लामी ने 2 ब्रिगेड फील्ड किए थे, अल बदर और अल शम्स ब्रिगेड, अपने ही मुसलमानों को मारने के लिए। और आज हिफाजत इस्लाम वो वैंडलाइज कर रहा है शेख मुजीब के उसके जो स्टैचूज हैं, वो कह रहा है कि फ्रेंच एम्बेसी को यहाँ से भगाओ, ये इस्कॉन के मंदिर से भगाओ, जितने हिंदू हैं उनको यहाँ से भगाओ। लेकिन साहब एक चीज मुझे आज तक समझ में नहीं, कोई इसका मुझे जवाब नहीं दे सका कि ये 1400 साल से इस्लाम चल रहा है, फिर भी इनको हिफाजत की जरूरत पड़ती है। 1400 साल से इस्लाम पड़ा है, फिर भी इनको मुजाहिदीन की जरूरत पड़ती है। 1400 साल से इस्लाम चल रहा है, फिर भी इनको जैशे मोहम्मद की सेना की जरूरत पड़ती है। 1400 साल से इस्लाम चल रहा है, फिर भी पाकिस्तान को ज़रबे अज़्ब यानी मोहम्मद की तलवार की जरूरत पड़ती है। 1400 साल से इस्लाम चल रहा है, फिर भी जिहाद की इनको जरूरत पड़ती है। तो यही फर्क है मजहब और धर्म में। जैसा पुष्पेंद्र जी बोलते हैं कि हर चीज जो पैदा होती है वो उसका इंतकाल होता है, तो मजहब भी पैदा होती है और मजहब का इंतकाल होता है। लोग कहते हैं ये पता नहीं, आप एक बात बताइए, आप लोग सबने मैथमेटिक्स थोड़ा तो पढ़ा होगा, मुझसे ज्यादा पढ़ा होगा, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। आप एक बात बताइए कि हम जब सनातन धर्म के लोग ये कहते हैं कि भैया इन्फिनिटी अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेंगे, हाउ कैन यू कंपेयर व्हाट इज इनफाइनाइट विद फाइनाइट? ये पूरी सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये सब इनफाइनाइट है। आप कैसे एक इनफाइनाइट चीज को आप एक फाइनाइट चीज से आप तुलना कर सकते हो? अभी ये सब नैरेटिव की बात है, ये सब नैरेटिव की बात है। हम जब अनंत काल की बात कर रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, धर्म जो है वो वैज्ञानिक चीज होती है। धर्म इज ऑलवेज साइंटिफिक। धर्म आपको कहता है कि भैया धरती गोल है। एक संस्कृत का श्लोक है जिसमें वो पहले क्या होते थे, ऋषि मुनि इंटरोगेशन से वो जब ध्यान में चले जाते थे तो वो ऑब्जेक्ट को इंटरोगेट करते थे। तो उसने पूछा कि भाई ये धरती का सेंटर क्या है? तो उनको जवाब मिला कि तुम जहां बैठे हुए हो वही सेंटर है। समझ में आ गई मेरी बात? ये धर्म है। देवी के टुकड़े हुए, आप सबको मालूम है, कामाख्या उसमें से एक है, शक्तिपीठ है। यहां से लेके देवी के जितने शरीर के हिस्से थे, कुछ कलकत्ता के काली मंदिर के वहां गिरा, कोई नैना देवी में गिरा, कोई ज्वाला देवी में गिरा, कोई हिंगला माता में गिरा, कोई कात्यायनी देवी का मथुरा में गिरा, कोई हिंगला माता का बलूचिस्तान में गिरा, ट्रिकोमली तक गिरा। ये शक्ति। I said, look at the sense of geography. Look at the sense of geography of सनातन धर्म। और 1728 तक तो यूरोपियंस को लॉन्गिट्यूड ही नहीं निकालना आता था। एक लॉन्गिट्यूड कमीशन बना बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो इन्होंने यहां से सब कुछ चोरी कर लिया था, यहां से सब कुछ चोरी कर लिया था उन्होंने। लेकिन अब भाई चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए, फिर भी वो नहीं निकाल सके। तब यहाँ के जो हमारे पंडित जो है उन्होंने कहा कि अगर तुम रेडियस नहीं निकालना जानते हो अर्थ का, तो यू कैन नेवर फाइंड द लॉन्गिट्यूड। ठीक है सर? तो ये धर्म हमेशा साइंटिफिक रहेगा। आप
आपको ये देखिए ये कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। मैं उसका एग्जांपल धर्म और ये जो मजहब जो आपसे चुराई हुई चीजें हैं, ये जो पूरी शिक्षा, मैं अभी उस पर गहराई में नहीं जाना चाहता कि हमारी शिक्षा प्रणाली क्या थी, लेकिन इतना मैं जरूर आपको बता देता हूं कि आपके एक राजा थे यहाँ पे, भास्कर वर्मन, वो बहुत पैसा भेजते थे नालंदा यूनिवर्सिटी को। He had great influence on नालंदा यूनिवर्सिटी। आज लंदन में अंग्रेजों ने 200 सीरियसली 200 साल उन्होंने वो किया। लंदन म्यूजियम में आज भी आप रिसर्च करने चले, अभी तो लोगों अब जा रहे हैं लोग धीरे धीरे, एनीबॉडी हु इज एकेडमिकली इंक्लाइंड, देयर इज एक छोटी सी मैं वो आपको बताता हूं कि एक धर्मवीर थे, ग्रेट गांधीयन, ही वाज मैरिड टू अ ब्रिटिश लेडी। तो उनके पास कुछ काम नहीं था तो वो लंदन की लाइब्रेरी में जाते थे। वहां पर उन्होंने एक रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश यहां पे आए तो 2/3 ऑफ रूलर्स इन इंडिया वेर फ्रॉम द सो कॉल्ड ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। अब ये चीजें तो आपको पढ़ाई नहीं जाएंगी कभी। तो धर्म जो है वो हमेशा साइंटिफिक रहेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब कुरान क्या कहती है? कुरान कहती है कि धरती चपटी है। आप कहिएगा तो आयत मैं आपको बता दूंगा। धरती चपटी है, पहाड़ जो है उसको वो चटाई की तरह उसको रोकने के लिए फॉर वेरी मेनी इयर्स जो चर्च था वो यूरोपियंस के कहता था कि समुद्र में ज्यादा दूर नहीं जाओ, नहीं तो गिर जाओगे।